हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से सारंग गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं गौरव सिन्हा, आपका केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि आज आपने बोर्ड पे देखा होगा कि हम लोग जो बिहार बोर्ड के थ्रू जो मॉडल पेपर जो लॉन्च किया गया है उसका हम लोग आज सॉल्यूशन देखेंगे ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे और अगले क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव को भी डील करेंगे। ठीक है, कई सारे चैनल पे ऑब्जेक्टिव को डील किया गया है, लेकिन हम लोग उसमें कुछ कोशिश करेंगे कि और बेहतर तरीके से आपको समझाया जाए। तो बने रहिए। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए, जो बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर लॉन्च किया है उसके लिए। तो ये आपको बता दें इसमें कि इसमें जो हमारा क्वेश्चन होता है, यहां देखिए टोटल जो प्रश्न है वो 70 है, 20 और 6 अभी ऐड किया गया है क्वेश्चन को। ठीक है, टोटल हमारा 96 क्वेश्चन आ रहा है। हर एक क्वेश्चन डबल डबल है, ये ध्यान रखना है। 35 यानी कि आपको यह 26 क्वेश्चन में बनाने कितने होंगे, तो जो टोटल जो सब्जेक्टिव तो यहाँ 10 और यहाँ 3, ठीक, और यहाँ बनाना है 35। 1 मार्क्स का जो है वो 35 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का जो है वो 10 क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का जो है वो 3 क्वेश्चन है। ठीक ना, तो ये टोटल आपका मार्क्स जो होता है वो 70 मार्क्स का होता है। 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में स्कूल से मिलता है। क्लियर? तो 70 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे इसी तरह से। पहले क्या होता था कि पहले 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन हुआ करता था वो 3 के 3 ही मिलते थे, 3 या 4 मिलते थे, लेकिन इस बार उसके भी नंबर को क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको सहूलियत होगा, ऑप्शन आपके पास ज्यादा मिलेगा। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप यहां देखिएगा कि लिखने के टाइम में कि 15 मिनट आपको क्वेश्चन जो है वो पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक ना, तो पढ़ने के लिए जो क्वेश्चन है आपको 15 मिनट ज्यादा मिल रहा है, ये ध्यान देना है। पिछले बार में मिला था और ये कई सालों से टाइम ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो यहां हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पे अब सीधा आते हैं। इंस्ट्रक्शन कई सारा है, इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिए। इंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि कौन सा दोष किसका, क्रिस्टल का घनत्व को घटाता है। तो घनत्व घटाने के लिए हमने जब सॉलिड स्टेट पढ़ाया था तो आपको बताया था कि शॉर्टकी में शॉर्ट हो जाता है, यानी कम पड़ जाता है। तो शॉर्टकी में शॉर्ट हो जाता है यानी क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स का नंबर घटेगा, आयंस का नंबर घट जाता है। तो जब आयंस का नंबर घटेगा तो जो घनत्व होगा वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आंसर आपका क्या होगा, पहला का ए होगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि असममित क्रिस्टल प्रणाली कौन सी है। असममित क्रिस्टल प्रणाली यानी कि अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम। अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या हो गया कि अल्फा नॉट इज इक्वल टू बीटा नॉट इज इक्वल टू गामा एंड ए नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी। तो ऐसा एक ही जगह आता है, क्या है वो, ऑप्शन होता है ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर। ठीक ना, तो हमने जो 7 क्रिस्टल सिस्टम था उन क्रिस्टल सिस्टम में ट्राइक्लिनिक को बताया था कि जो नंबर ऑफ एंगल पे, मतलब एंगल पे और एज लेंथ पर, एज लेंथ के साइज पे जो डिसाइड किया जाता था 7 क्रिस्टल सिस्टम में, उसमें ट्राइक्लिनिक ये ऑप्शन आता था। तो इसका आंसर होगा ट्राइक्लिनिक। अब ये बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि यदि एकक कोष्ठिका में कुल परमाणुओं की संख्या 4 हो। कितनी, परमाणुओं की संख्या 4। तो परमाणु की संख्या 4 यानी कि Z इज इक्वल टू कितना, 4। डेंसिटी का जो घनत्व तो x के स्थान पर क्या आएगा। अब ध्यान दीजिए, ये किसका फॉर्मूला है जी, तो ये फॉर्मूला है D इज इक्वल टू, यानी कि घनत्व जो होता है एकक कोष्ठिका में वो कैसे निकालते हैं, Z इंटू एम बाई ए क्यू इंटू एन ए, ए क्यू इंटू एन ए। तो Z के जगह पर कितना हो गया, 4 है, तो क्या बच जाएगा m, यानी सही आंसर क्या होने वाला है, बी इसका सही आंसर होगा।
ठीक है, 4m इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे देखते हैं। जैव अणुओं के मोलर द्रव्यमान की गणना के लिए निम्नलिखित में किस अनुसंख्य गुणधर्म, अभी तुरंत ही आप जब पिछला वीडियो देखेंगे तो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन। लेकिन परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, ये किससे संबंधित है? ऑस्मोसिस से संबंधित है। किससे? ऑस्मोसिस यानी परासरण से संबंधित है, ठीक ना। तो परासरण आपको कहां देखने को मिलेगा? तो परासरण कोशिका में देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी सब आपको कोशिका में देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जैव अणु जो है, जैव मॉलिक्यूल्स जो है, उनमें एक ही आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज किया जा सकता है, जिसका नाम क्या है? परासरण दाब। क्यों? क्योंकि ये परासरण से संबंधित है, ऑस्मोसिस से संबंधित है, और सेल का ऑस्मोसिस होता है। हमने एक बॉडी का उदाहरण दिया था क्लास में। क्या दिया था? कि बॉडी कैसे स्वेल होके एक दिन या 2 दिन बाद पानी के ऊपर आ जाता है, ठीक ना। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किस जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक होगा? अब क्वथनांक निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो हम लोगों को एक फैक्टर है भांट ऑफ फैक्टर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। तो जितना ज्यादा आयोनाइज पार्टिकल्स होगा, अब यहां देखिए NaOH है, ये जब सॉल्यूशन में जाएगा तो ये डिसोसिएट हो जाएगा किसमें? Na+ और OH- में, यानी इसके लिए I का जो वैल्यू आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। यहां Na2SO4 में देखिएगा, Na2SO4 2 Na+ प्लस SO4 2-, यानी कि I का वैल्यू यहाँ 3 आ रहा है। इसमें हम लोग देखेंगे NH4 NO3, ये जब जाएगा तो ये डिसोसिएट होगा NH4+ प्लस NO3-, यानी इसमें भी I का वैल्यू 2 होगा। और यहाँ KNO3 में देखिएगा तो K+ प्लस NO3 में टूटेगा, NO3- में, यहाँ भी I का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। तो ये ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमने जो ये फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा T = KB × M, यहाँ हम लोगों को क्या लगा देना है? I लगा के KB × M। तो जिसका I सबसे ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, तो I सबसे ज्यादा किसका है? तो ऑप्शन सी का I सबसे ज्यादा है, ठीक ना। तो I जो है हमारे पास सबसे ज्यादा किसमें है? सी में, तो आंसर सी होगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से KCl, NaCl और K2SO4 के लिए क्रमशः भांट ऑफ गुणांक के मान है? तो पिछले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन का भी आइडिया लगाया जा सकता है। बोर्ड ने क्या किया, जब क्वेश्चन को रखा है तो एकदम, जब आप बनाने चलेंगे, हम लोग जब बना रहे हैं तो देखिएगा एकदम चैप्टर वाइज क्वेश्चन को अरेंज किया गया है। ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन ये चूंकि मॉडल पेपर है तो हम मान के चल सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो होगा वो मिक्स होगा। और यहाँ क्या है ना कि क्वेश्चन एक पैटर्न में चैप्टर वाइज अरेंज करके क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ भी हमारा किस चैप्टर से आ रहा है? तो सॉल्यूशन से आ रहा है, भांट ऑफ फैक्टर से क्वेश्चन आ रहा है। तो KCl, I का वैल्यू ये K+ प्लस Cl-, I = 2, NaCl Na+ Cl-, इसके लिए I = 2, और K2SO4 2K+ प्लस SO4 2-, इसके लिए I का वैल्यू 3। अब देख लीजिए आंसर किसमें है? ये डॉट नहीं है, यहाँ कॉमा होना चाहिए। ये बोर्ड का मिस्टेक ही मानिए, कहीं कहीं कई जगह इस तरह का। तो सबसे एक बोर्ड के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरह के भाषा का ये लोग इस्तेमाल करते हैं, लगता है कि केमिस्ट्री नहीं, हम लोग एक नया भाषा सीख रहे हैं।
इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जब हम लोग क्लास लेते हैं तो ज्यादातर हम लोग इंग्लिश में लेना पड़ता है, मजबूरी है, क्योंकि वैलिडिटी जो है वो हिंदी का यहाँ कम पड़ रहा है। इस तरह के शब्दों का चयन ये लोग अपने बुक में भी करते हैं कि जो बोलने और समझने में भी दिक्कत होने लगता है। खैर, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। यहाँ हम लोग बात करें तो 2, 2 और 3 ये सही आंसर होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो सांद्रता से संबंधित कौन सी इकाई बिलियन के वाष्प दाब के लिए उपयोगी है? वाष्प दाब के लिए उपयोगी है सॉल्यूशन के लिए। अब देखिए, तो वाष्प दाब के लिए आपने क्या पढ़ा है, राउट्स लॉ में पढ़ा है, PA इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA, मतलब काई ए, है ना। ठीक, अब PB इज इक्वल टू PB नॉट इंटू काई बी। ठीक है, तो किससे संबंधित है? द्रव्यमान प्रतिशत यानी परसेंटेज मास? नहीं। पार्ट्स पर मिलियन ppm? नहीं। मोललता m से? नहीं। तो किससे संबंधित है ये बताइए, जल्दी बताइए, ये क्या है? ये है मोल भिन्नांक, मोल अंश, ठीक ना, मोल प्रभाज। तो ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। क्लियर? आगे हम लोग देखते हैं कि शुद्ध जल की मोललता क्या होती है। शुद्ध जल की मोललता क्या है? अब शुद्ध जल की मोललता निकालने के लिए क्या है भाई, तो हमने पहले ये देखना पड़ेगा कि जो शुद्ध जल का जो घनत्व है, घनत्व क्या होता है? D इज इक्वल टू DH2O, 1 ग्राम पर ml, है ना। यानी कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ml होता है। ठीक है, तो अगर हम 1 kg लेते हैं, 1 kg मतलब 1 लीटर, यानी 1000 ml बोल सकते हैं। तो 1000 ml, 1000 ग्राम इज इक्वल टू, ये हो गया कितना? 1000 ml, है ना। हमने जब मोलालिटी निकालना है तो m इज इक्वल टू क्या होता है? स्मॉल WB इंटू 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाई कैपिटल WB इंटू WA, वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो हम लोग जब यहां देखते हैं तो क्या आ जाएगा? गिवन वेट, गिवन वेट कितना हमने मान लिया? 1000। ठीक, 1000 से मल्टीप्लाई किए, और मोलर मास कितना, और वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है, हम लोग सॉल्वेंट का ही वेट ले रहे हैं। ठीक, तो ये दोनों कट जाएगा, क्या बच जाएगा? 1000/18। जब आप इसको काटिएगा तो ये आ जाएगा 55.55। क्या है? मोल पर केजी, यही ना मोलालिटी है। तो शुद्ध जल का जो मोलालिटी होता है वो क्या होता है? मोल भी कह सकते हैं कि 1 kg में कितना होगा, तो ये 55.5 m, ठीक है, या मोल पर केजी यहां देना चाहिए। अब यहां देखिए, सेल स्थिरांक की इकाई क्या है, ठीक ना। तो यहां हम लोग देखेंगे G स्टार, G स्टार इज इक्वल टू L/A। L क्या है? L का यूनिट सेंटीमीटर और इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स। सेल स्थिरांक ऑप्शन डी। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो सेल पोटेंशियल होता है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वो 0 वोल्ट होता है। एकदम सिंपल सा, ये आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के चार्ट में भी दिया हुआ है। जो हम लोग डेटा देखते हैं वहां क्या होता है? SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो 0 वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन सा शर्त सेल की स्वतः प्रवर्तिता के लिए सही है? यानी थोड़ा सा इंग्लिश हमको देखना पड़ेगा। स्पॉन्टिनिटी मतलब क्या होता है? जो अपने आप पॉसिबल है, ठीक ना। तो स्पॉन्टिनिटी में सबसे पहले हम लोगों को देखिए कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को फिल्टर करेंगे। डेल्टा जी पॉजिटिव यानी ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, यही काम खत्म हो गया दो ऑप्शन का। अब जब E नॉट जीरो हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा तो स्पॉन्टिनिटी ऑफ ए सेल जो होगा वो रुक जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा? रुक जाएगा। ये स्पॉन्टेनियस होगा लेकिन क्या होगा? रुक जाएगा। कुछ देर के बाद सेल पोटेंशियल अगर जीरो हो जाए तो वैल्यू, ये जो रिएक्शन है वो रुक जाएगा। लेकिन ये जब पॉजिटिव आता है वैल्यू, तभी तो वैल्यू हम लोग सेल का क्या देखते हैं 1.10 वोल्ट या 2.10 वोल्ट इस तरह से। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ई नॉट का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए और डेल्टा जी जो है यानी गिब्स एनर्जी ये नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि गिब्स एनर्जी ही स्पॉन्टिनिटी को बताता है। यानी कि सेल्फ गवर्निंग प्रोसेस, अपने आप ये प्रोसेस हो सकता है कि नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि जहां डेल्टा जी नेगेटिव होगा समझ लीजिएगा कि वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, और जहां डेल्टा जी पॉजिटिव हुआ वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। जहां डेल्टा जी जीरो हो जाएगा समझ लीजिएगा कि वो इक्विलिब्रियम होगा। तीन कंडीशन याद रखना है, डेल्टा जी नेगेटिव स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी जीरो इक्विलिब्रियम। क्लियर? अब अगला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। ज्यादातर बच्चे एक झटके में क्या मार देंगे पता है? टिक, ये ऑप्शन सी को चुन लेंगे। मैक्सिमम बच्चे यही गलती कर देंगे। क्या करेंगे? एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक मोल बोला गया है बच्चों। क्या बोला गया है? एक मोल, एक इलेक्ट्रॉन नहीं बोला गया है। तो एक मोल यानी कितना? इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से। तो वैल्यू पता है कितना हैगा? आपने एक चीज पढ़ा होगा 1 फैराडे दैट इज 96500 कूलम, 96,500। तो इसको आप सॉल्व करिए, देखिए 96,500 आ रहा है कि नहीं। मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज में हम एक मोल पे मल्टीप्लाई करेंगे तब ना 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चलेगा। तो यही आता है 96,500 कूलम 1 फैराडे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे हम लोग देखें तो निम्न में कौन सी शून्य कोटि की अभिक्रिया है? शून्य कोटि अभिक्रिया देखने के लिए ये ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में सिंपल सा, हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि NH3 का जो रिएक्शन होता है N2 + 3H2 ये क्या होता है? शून्य कोटि अभिक्रिया होता है। N2 + 3H2 ये क्या होता है? 2NH3। ये रिएक्शन होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो NH3 का अपघटन, ठीक ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, उत्प्रेरक किस तरह का परिवर्तन लाता है? यहां तो देखना पड़ेगा उत्प्रेरक किस तरह का परिवर्तन लाता है, क्या करता है उत्प्रेरक। तो थोड़ा सा ग्राफ को देखते हैं, ठीक ना। तो ग्राफ में हम लोग देखेंगे कि यहां हमारे पास ये एनर्जी का ग्राफ है और ये मान लीजिए रिएक्शन चल रहा है, ठीक ना। तो यहां हमारे पास क्या हो गया, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक, यहां से गया और ऐसे प्रोडक्ट में आ गया, और ये क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया, यानी प्रतिफल हो गया, ठीक। जो हमारा ये यहां तक हम लोग क्या देखते हैं? ये एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि हम लोग संक्रियण ऊर्जा बोलते हैं, ठीक। कैटलिस्ट मिलने के बाद पता है क्या होता है? कैटलिस्ट मिलने के बाद
कैटलिस्ट काम क्या करता है ना कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बना देगा, लेकिन करेगा क्या, एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम कर देता है। क्या कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, यानी कि संक्रियण ऊर्जा को कम कर देगा। तो संक्रियण ऊर्जा को जैसे ही कम करेगा तो क्या हो जाएगा, पहले यहां से यहां तक ट्रेवल करना पड़ता था रिएक्शन को, थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा। अब क्या होगा, डिस्टेंस ही छोटा हो गया, तो डिस्टेंस जब छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं कि कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो इस रिएक्शन का जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो क्या होने वाला है कि उत्प्रेरक किस तरह परिवर्तन लाता है। तो अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा नहीं, अभिक्रिया की एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं लाता है, क्योंकि अभी हमने ग्राफ में देखा था कि कोई चेंज नहीं लाता है। साम्य अवस्था का स्थिरांक ये भी चेंज नहीं कर सकता है। क्या चेंज करेगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी को केवल क्या कर देगा, कम कर देगा। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट हुआ तो, नेगेटिव कैटलिस्ट होगा तो क्या कर देगा, बढ़ा देगा, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम या ज्यादा कर सकता है। आगे देखते हैं। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक क्या होगा। What is the unit of rate constant for a zero order reaction? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, सबसे सिंपल आप देखिए, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए का पावर जीरो, यही ना है, सिंपल है एकदम। अब हम लोग देखें तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू किसी भी नंबर, किसी भी संख्या का अगर पावर जीरो हो जाए तो वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, यानी क्या हो गया, के हो गया। और इसी का तो यूनिट पूछ रहा है। और रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू होता है डी कंसंट्रेशन ऑफ आर बाई डी टी इज इक्वल टू के, यानी कंसंट्रेशन का क्या हो गया, मोल पर लीटर, ठीक है। और टाइम है तो टाइम का क्या हो जाएगा, पर सेकंड। तो यूनिट क्या बन रहा है, यूनिट बनेगा मोल पर लीटर पर सेकंड। किसका, जो रेट का यूनिट होगा वही रेट कांस्टेंट का भी यूनिट होगा। किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। तो इसमें से देख लीजिए, इसमें से कौन आंसर होगा, मोल पर लीटर पर सेकंड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर, आगे देखते हैं। अब यहां पे हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हुआ है ना कि यहां कंफ्यूज किया है। देखिए कैसे, ये बोला है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए 100% पूर्ण होने में कितना टाइम लगता है। तो 100% टी हाफ इज इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाई 2K, होता है ना। तो टी 100%, यानी टी हाफ का मतलब कितना, टी 50% के लिए ये है, तो टी 100% के लिए क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो यानी 2 से मल्टीप्लाई यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R बाई के। अब R बाई के जगह पर वो क्या लिखा है, A अपॉन के, कंसंट्रेशन ही बोल रहा है एक्टिव मास को। तो आंसर क्या होगा, A बाई के, यानी A अपॉन के होगा 100% के लिए, कि 100% अगर पूर्ण हो जाएगा तो टाइम क्या हो सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस प्रक्रिया में दो प्रावस्थाओं के बीच कोई अंतरापृष्ठ नहीं होता है। नहीं होता है, अंतरापृष्ठ का मतलब कि कोई गैप नहीं होगा, कोई सरफेस का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसके लिए सही आंसर हम लोग पहले गलत को चुनेंगे। क्रिस्टलाइजेशन नहीं, ये 2 फेज का प्रोसेस है, 2 फेज अलग अलग होता है। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस ये तो बराबर मिलेगा ही नहीं। कोरोजन ये भी 2 फेज की बात है, जिसपे जंग लग रहा है और जिसमें ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये मेटल जो है। तो बच क्या गया, होमोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस कैटालिसिस जो है ये हम लोग क्या बोलते हैं, ये सरफेस से इंडिपेंडेंट होगा, होमोजीनियस कैटालिसिस जो है प्रोसेस,
ठीक ना। समांगी उत्प्रेरण जो है यहाँ कैटालिसिस से इंडिपेंडेंट होगा। अब हम लोग आगे बात करें, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक अधिशोषण के लिए एक अनुकूल स्थिति क्या है, अनुकूल स्थिति नहीं है, ठीक ना। तो देखिए भौतिक अधिशोषण, अधिशोषण को हिंदी में क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा पार्टिकल्स ऑटोमेटिक सरफेस पर आके चिपक जाए। तो सरफेस पर आके चिपकाने के लिए क्या है, अब सरफेस का टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी सरफेस पार्टिकल्स का ऑलरेडी ज्यादा होगा, तो जो पार्टिकल्स आएगा उसको चिपकने ही नहीं देगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा। आप देखिएगा सबसे सिंपल एक हम इसका एग्जांपल देते हैं। सर्दियों के दिन में क्या है ना कि बोर्ड पर जब मार्कर से लिखा जाता है, इंक वाले मार्कर से व्हाइट बोर्ड पे, तो देखिएगा उसको मिटाने में बहुत ज्यादा पावर लगाना पड़ता है। टीचर से पूछिएगा कितना ज्यादा पावर लगाना पड़ता है। वही गर्मी के दिन में आसानी से स्वाइप हो जाता है बोर्ड। क्या कारण है कि एडजॉर्प्शन का जो रेट है, टेम्परेचर जैसे ही कम हुआ वो बढ़ जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, ठीक। और ज्यादा टेम्परेचर होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, तो एडजॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगा। तो हाई प्रेशर होगा तो कोई बात नहीं है, एडजॉर्प्शन होता है, ये इसमें होता है। डेल्टा एच निगेटिव एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो एडजॉर्प्शन और ज्यादा होगा, और ज्यादा स्टेबल बनेगा। हाई टेम्परेचर जो है ना, ये पॉसिबल, ये हाई टेम्परेचर पे एडजॉर्प्शन जो है वो घट जाता है। एग्जांपल भी दे दिए बोर्ड वाला, तो हाई टेम्परेचर पे एडजॉर्प्शन घट जाता है, ये ध्यान देना है। इसके बाद हम लोग बात करें निम्नलिखित में कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है, ठीक ना। तो कौन सही से सुमेलित नहीं है, करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो करेक्टली मैच के लिए हम लोग क्या देखते हैं भाई, तो इसके लिए हम लोग कोलोइड जो है सरफेस केमिस्ट्री यानी कि पृष्ठ रसायन चैप्टर का ये पॉइंट है। इसमें हम लोग देखते हैं कि मिल्क जो है वो इमल्सन होता है, चीज जो है वो जेल होता है, हेज जो है, हेज मतलब क्या हो गया, धुंध, धुंध जो है वो एरोजॉल है। लेकिन फॉग जो है ये लिक्विड सोल होता है। क्या होता है, लिक्विड सोल एरोजॉल, लिक्विड सोल एरोजॉल। लेकिन अब ये फॉग के जगह पर अगर पता है क्या होता तो ये सही होता, यहां पे होता अगर स्मोक, स्मोक अगर धुआं होता ना तो ये सॉलिड सोल होता, ठीक ना। तो सॉलिड पार्टिकल्स पे गैस का एडजॉर्प्शन, ठीक, तो ये होता है सॉलिड सोल। लेकिन ये लिक्विड और गैस का एडजॉर्प्शन जब होगा तो फॉग बनता है, लिक्विड और गैस से, तो सॉलिड सोल नहीं होता है। इसलिए ये आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नहीं है। क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग, उस कोलाइडी तंत्र का क्या नाम है जिसके दोनों परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम तरल होते हैं, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों क्या हो, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। क्वेश्चन को इंग्लिश में अगर हम देखें तो पता चल जाएगा, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम, यानी कि जिसपे ये क्या हो रहा है, जिसपे पार्टिकल्स आके एडजॉर्ब्ड हो रहा है, ठीक ना। तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम, कोलोइड जो होता है वो क्या होता है, दो फेज में है। जिस तरह से सॉल्यूशन है सॉल्वेंट और सॉल्यूट, उसी तरह कोलोइड डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम जिसमें दोनों क्या हो, लिक्विड हो, तो इसका एक ही एग्जांपल है ऑयल इन ऑयल, ऑयल इन ऑयल कोलोइड विच आर कॉल्ड इमल्सन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पायस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायस बोलते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, दो अलग अलग धातुओं के परमाणुओं वाला अयस्क कौन सा है। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है और ये लगभग हमेशा क्वेश्चन आता ही है। तो इसका एग्जाम्पल जो है, अब देखिए CuFeS2, CuFeS2 कॉपर पाइराइट, ठीक ना। ये
जब हम लोग क्लास भी लेते हैं तो ये बताते हैं कि इसमें 2 एलिमेंट है, Cu भी है और Fe भी है, यानी आयरन भी है और कॉपर भी है। लेकिन Fe यानी कि आयरन का ये मिनरल होता है, खनिज होता है, और Cu का अयस्क होता है। क्यों? क्योंकि आसानी से यहाँ कॉपर निकाला जा सकता है, आयरन भी है लेकिन हम आसानी से नहीं निकाल सकते। तो इसमें 2 तत्व होता है कॉपर पायराइट में। फॉर्मूला क्या है? CuFeS2। तो 2 परमाणुओं वाला अयस्क यही है कॉपर पायराइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग देखते हैं कि उच्च शुद्धता वाले टाइटेनियम को प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? उच्च शुद्धता वाले टाइटेनियम को प्राप्त करने के लिए, तो टाइटेनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए यानी कि प्राप्तिकरण के लिए एक ही मेथड होता है जो स्पेशली टाइटेनियम के लिए ही है, वैन आर्कल मेथड। रट जाइए एकदम इसको, ठीक ना। वैन आर्कल मेथड जो है वो इसके लिए एकदम स्पेशली डिजाइन किया हुआ है, ठीक ना। तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, कहीं कहीं आपको चीजों को याद भी करना पड़ता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं कि निम्नलिखित में किस धातु की कार्बन उपचयन प्रक्रिया द्वारा निष्कर्षित नहीं किया जा सकता? अब देखिए, जिसका ऑलरेडी क्या है, रिडक्शन में काम आता है। खास करके ये ध्यान दीजिएगा कि जो डी ब्लॉक के जो तत्व होंगे उसमें कार्बन का जरूरत पड़ेगा, और जो नहीं होंगे ये क्या है, डी ब्लॉक, लेड, जिंक, और ये भी क्या है, डी ब्लॉक। कौन डी ब्लॉक नहीं है? दिस इज पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक जो होता है वो रिडक्शन में काम करता है। तो ये सही आंसर होगा कि कार्बन यहां जरूरत ही नहीं है एल्यूमिनियम के रिडक्शन के लिए। क्लियर? आगे देखते हैं निम्नलिखित में किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक निच्छालन विधि द्वारा किया जाता है, यानी केमिकल लीचिंग द्वारा, ठीक ना। तो ये ध्यान देना है कि लीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि एक बार में हम लोग क्या कर लेते हैं, उस प्रोसेस को, उस तत्व को हम लोग एक्सट्रैक्ट प्राप्त कर लेते हैं। तो जो लेस रिएक्टिव होगा उन्हीं के लिए हम लोग लीचिंग का यूज करते हैं। उसमें कौन कौन सा आता है? तो उसमें आता है आपका सिल्वर, AgAuPt, प्लैटिनम। अब बताइए इसमें कौन है जिसका लीचिंग का यूज होता है? तो अर्जेंटाइट यानी सिल्वर, ठीक ना। तो लीचिंग का हम लोग यूज इसी में करते हैं। अब देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्मेल्टिंग एन ओर? ओर का हम लोग स्मेल्टिंग यानी कि प्रगलन का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य होता है इसको रिड्यूस करना, यानी अपचयित करना। सिंपल सा बात है। हम लोग इसका इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं? तो उपचयित करने के लिए, यानी कि रिड्यूस्ड करने के लिए, ठीक ना। रिड्यूस्ड करने के लिए हम लोग स्मेल्टिंग का यूज करते हैं, स्मेल्टिंग का प्रोसेस यूज किया जाता है। क्लियर? निम्नलिखित में कौन से तत्व पी पाई डी पाई बंध शामिल हो सकते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब ये देखिए, इसमें क्या है कि कार्बन में क्या है, कार्बन पी ब्लॉक का तत्व है। फास्फोरस भी किस ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का है। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन पी ब्लॉक है। बोरॉन भी क्या है? पी ब्लॉक का तत्व है। लेकिन इन सब में जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखिएगा तो क्या होता है, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट का एलिमेंट है, इसका भी 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p1। अब देखिए इसका क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3
3p3 और 3 पर ही क्या होता है 3d0, ठीक ना। यानी d ऑर्बिटल किस पे आता है, तो d ऑर्बिटल थर्ड पीरियड में पॉसिबल है, थर्ड ऑर्बिट पे होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा ये वाला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जंप करके डी में आ सकता है। इसीलिए पॉसिबिलिटीज क्या है कि पी पाई डी पाई बॉन्ड कौन बना सकता है, फास्फोरस बना सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO2, यानी कि क्षारकता क्या है। तो स्ट्रक्चर हम लोग देख लेंगे तो पता चल जाएगा स्ट्रक्चर क्या है हमारा। तो H3PO2 का जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये चीज हमको पता चलेगा कि P डबल बॉन्ड H H और OH। तो हम लोगों को एसिडिक H देखना है बेसिसिटी निकालने के लिए। तो एसिडिक H कौन, यानी कि जो हाइड्रोक्सिल होगा। तो यह एक ही H बच रहा है जो एसिडिक H है। तो अब क्या होगा, अब देख लीजिए आंसर आपको दिख रहा होगा 1 होगा। वही अगर H3PO2 होता, H3PO4 होता तो आप यहां भी देख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए, इससे कुछ अलग क्वेश्चन आ गया तो ये हो गया H3PO3 के लिए। H3PO4 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ भी OH होगा तो यहाँ पे जो बेसिसिटी होगा वो कितना होगा 2 होगा। H3PO4 में बेसिसिटी कितना होगा 3 होगा। तो क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है। यही क्वेश्चन के बेस पे 2 और क्वेश्चन डिजाइन किया जा सकता है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, कह रहा है कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन इस ग्रुप के लिए, तो यहाँ नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक है, ऊपर से नीचे आएंगे ना तो हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, बेसिसिटी जो है वो डिक्रीज करेगा, एसिडिटी इंक्रीज करता चला जाता है। लोन पे डोनेटिंग एबिलिटी यहाँ सबसे क्या हो जाएगा ज्यादा होगा। ठीक, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है अमोनिया के साथ। तो सबसे ज्यादा बेसिक जो होगा वो कौन सा होगा, NH3 होगा। ठीक, हाइड्राइड्स में सबसे ज्यादा बेसिक ये ऊपर से नीचे आता है, बेसिसिटी डिक्रीज करता है। अब कौन सा विलयन स्टार्च के साथ नीला रंग देता है, ये तो बहुत हमको लगता है कि 6th और 7th में भी क्वेश्चन ये डाला हुआ है। कौन सा, आयोडीन। किसके साथ, स्टार्च के साथ। तो स्टार्च के साथ ये नीला रंग देता है। अब कह रहा है कि नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता क्या है, मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, मैक्सिमम क्षमता बताइए। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, आप फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं कोवैलेंसी को तो आप एकदम हम श्योर है कि आप मारिएगा कौन किसको, टिक 3 को। लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, तो सही होगा 4। कैसे, देखिए अगर हम प्लस लगा दें तो वो नाइट्रोजन क्या है, यहां प्लस को थोड़ा साइड में कर दें तो यहां टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना सकता है। यानी कोवैलेंसी देखिए बॉन्ड कितना बनाया, 1 2 3 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक ना, तो मैक्सिमम कोवैलेंसी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक ना, 5 इलेक्ट्रॉन होता है तो एक बॉन्ड तो बना ही सकता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके या कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो 4 इसका कोवैलेंसी मैक्सिमम दिखाएगा नाइट्रोजन का। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां आपको कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, कुछ क्वेश्चन रटने लायक ही हैं। अब लेंथेनॉइड के लिए, लेंथेनॉइड जो होता है उसके लिए पूछ रहा है कि एक वैलिड ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो ये याद रखिएगा कि जो लेंथेनॉइड है और एक्टिनॉइड है पीरियोडिक टेबल में किस में आता है, ग्रुप नंबर 3 में आता है। पीरियड कौन सा है, तो पीरियड होता है 6 और पीरियड होता है
7। तो ग्रुप नंबर 3 में आता है, तो ग्रुप नंबर 3 का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +3। तो आंसर क्या होगा? +3। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। Fe3+ आयन में कितनी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद है? अयुग्मित, जिसका जोड़ा नहीं है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? तो Fe का पहले Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, आर्गन 18, क्या हो जाएगा? 4s2 3d6, 18 2 20 और 6 26। यहाँ पूछ रहा है Fe3+, Fe3+ में जब आप जाएंगे तो यहाँ क्या होगा? आर्गन 4s0 और 3d5। अब d ऑर्बिटल को जब आप ओपन करेंगे तो देखेंगे कि सब में इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर। इसमें तो ये वैकेंट है, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं, तो जोड़ा का बात ही नहीं है। तो इसमें क्या होगा? 0, और इसमें होगा क्या? 5। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 5 आएगा। समझ आ रहा है? एकदम धीरे धीरे क्वेश्चन हम इस तरह से समझा रहे हैं आपको कि इस टाइप से अगर क्वेश्चन कुछ आ जाए तो आप उसको बना भी लें। अब कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? बिल्कुल सही। हम लोग जब पढ़ाते हैं तो शुरू में ही ये चीज बताते हैं कि ये एक्सेप्शनल है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कंसेप्ट है। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कंसेप्ट हम बोल रहे हैं तो बहुत बच्चे को ये पता चल जाएगा कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड के कंसेप्ट के कारण जो कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक नंबर पहले जानिए। Cu का एटॉमिक नंबर होता है 29, ठीक है? तो 29 और कॉपर और क्रोमियम दो जगह जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वहां सीखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4s1 3d10, 4s1 3d10, ठीक ना? ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा? कॉपर का। ये कन्फिगरेशन किसका है? तो ये जिंक का है। ये कन्फिगरेशन किसका है? कोबाल्ट का है। ये कन्फिगरेशन जो है वो किसका है? ये गलत कन्फिगरेशन है, ये गलत है। ये किसके लिए है? तो ये कोबाल्ट के लिए हो गया, कोबाल्ट के लिए नहीं, सॉरी, निकल के लिए। ये निकल के लिए हो गया, ये जिंक के लिए हो गया, और ये होगा किसके लिए? कॉपर के लिए। और ये कॉपर का गलत कन्फिगरेशन है, यानी कि ये हाफ फील्ड को पूरा नहीं किया हुआ है, फुल फील्ड को, और ये फुल फील्ड को ध्यान में रख के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है? अब बताइए। तो संक्रमण श्रेणी यानी कि डी ब्लॉक से संबंधित नहीं है। तो डी ब्लॉक से संबंधित कौन कौन नहीं है? तो देखते हैं। आयरन डी ब्लॉक, क्रोमियम डी ब्लॉक, कॉपर डी ब्लॉक, ब्रोमीन पी ब्लॉक। तो आंसर कौन? ब्रोमीन। आंसर कौन होगा? ब्रोमीन। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं आगे। KMnO4 के निर्माण के लिए प्रारंभिक सामग्री क्या है जो इनिशियल फेज में हमको चाहिए? तो सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए? तो MnO2 की जरूरत पड़ेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मैग्नीज ऑक्साइड की जरूरत हम लोगों को सबसे पहले पड़ती है। ठीक, विशेष जानकारी के लिए आपको केमिकल रिएक्शन जाके देखना है। आप चले जाइए D&F ब्लॉक में, और वहां KMnO4 और K2Cr2O7 को एकदम बिल्कुल सही तरीके से देख लीजिएगा। वहां से MCQ और सब्जेक्टिव दोनों आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब ये देखते हैं हम लोग आ गए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। हमने बताया भी है कि एकदम सीरियली सब क्या है, चैप्टर को सेट किया गया है, उसी के अराउंड क्वेश्चन को रखा गया है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में CO इसका IUPAC नाम क्या होगा? तो हम लोग पहले क्या रखते हैं? A और C में देखिए, ये है एमीन और ये है क्लोरीन। तो एमीन A से स्टार्ट होता है, क्लोरीन CH से स्टार्ट होता है, C से स्टार्ट होता है ना। तो अल्फाबेट में A पहले आएगा, तो A वाले को रखेंगे, कितना है? 5 है। तो 5 के लिए क्या यूज होगा? पेंटा।
एमीन क्लोरिडो, चूंकि ये निगेटिव लिगेंड्स है, ये न्यूट्रल लिगेंड्स है, तो इसमें नाम, इसके नाम में कोई चेंज नहीं होगा। निगेटिव लिगेंड्स होगा तो इसके नाम में चेंज होगा, तो आईडीओ लग जाता है, तो क्या हो जाता है क्लोरिडो। क्लोराइड से डी ई हटेगा और ओ लग जाएगा तो क्लोरिडो हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ये 3 क्लोरीन हो गया, तो 3 क्लोरीन का क्या हो गया -3, जब कॉपर पे आएगा तो क्या हो जाएगा +3, तो यहाँ कोबाल्ट 3 क्लोराइड, क्लोराइड चूंकि बाहर है तो ये क्या हो जाएगा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। बाकी अगर हम लोग देखें तो क्लोरोपेंटाएमीन, तो क्लोरो तो पहले होगा ही नहीं, यही गलत हो गया। पेंटाएमीन क्लोरो, क्लोरो नहीं हो सकता है, या तो ठीक है हम लोग क्लोरो भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं क्लोरो या क्लोरिडो दोनों बोलते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 नहीं होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा 3 होगा, तो ये गलत हो गया। क्लोरोपेंटा एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, तो क्लोरो पहले तो आएगा ही नहीं, ठीक ना। तो ये हमारा सही आंसर होगा पहला। क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा सॉल्वेट समावयवता का एक उदाहरण है। तो सॉल्वेंट को देख लीजिए, सबसे बड़ा यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमारे पास कौन है, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म के लिए ध्यान देना है कि वाटर मॉलिक्यूल्स को देख लेना है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स किसमें है, वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऑप्शन डी में है, तो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म यही दिखाएगा। इसके बाद आते हैं 38 पे, यानी कुल मिला जुला के हम लोगों ने आधा क्वेश्चन जो है एमसीक्यू क्रॉस कर लिया है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, एकदम ध्यान से बन रहिए, ध्यान से बने रहिएगा, कुछ कुछ टर्म्स यहाँ हम लोग यूज करेंगे, सीखेंगे, और इससे रिलेटेड कई सारे एमसीक्यू हम लोग पकड़ सकते हैं और भी बना सकते हैं क्वेश्चन। क्लियर। तो निम्नलिखित में कौन सा हेलोएरीन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हेलोअल्केन, हेलोअल्केन मतलब RX, हेलोएरीन मतलब ARX, है ना। तो AR का मतलब क्या है, बेंजीन से रिलेटेड C6H5 एरीन होना चाहिए। X का मतलब FClBrI, तो ऑप्शन सी। ये सब क्या है, हेलोअल्केन है, ये तीनों जो है वो हेलोअल्केन है, एक ही जो है वो क्या है, हेलोएरीन है। निम्नलिखित में कौन सा SN2 अभिक्रिया के प्रति सबसे अधिक क्रियाशील है, SN2, ठीक ना। SN2 का फुल फॉर्म क्या होता है, SN2 का फुल फॉर्म होता है बाई न्यूक्लियर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक ना, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसका ऑर्डर क्या होता है, तो सबसे ज्यादा CH3, इसके बाद 1 डिग्री, तब 2 डिग्री, तब 3 डिग्री। SN किसके लिए, SN2 के लिए। SN1 के लिए क्या होगा, SN1 के लिए CH3 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इसमें अल्फा ज्यादा चाहिए, तो हमको SN2 से मतलब है, यानी हमको ये ऑर्डर फॉलो करना है। तो एल्काइल सबसे ज्यादा जहां होगा, ठीक है, एल्काइल हाइलाइड सबसे जहां ज्यादा होगा, वही हमारे पास SN2 के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br, देखिए तो यही ना है CH3X, है ना, तो मिथाइल ब्रोमाइड इसका सही आंसर होगा। क्लियर। अब इस पे अगर हम लोग बात करें तो 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल प्रोपेन, क्यों नहीं। अब ये कौन कौन सा ऑर्डर है, तो ऑर्डर भी समझ लीजिए इसी क्वेश्चन में, हो सकता है कि अगर दूसरा कुछ क्वेश्चन आ जाए। तो हम लोग यहां देखें तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो CH2 CH3, ये हो गया, यानी कितना हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना लगा हुआ है, 1 2, और हमारे पास यहाँ हो गया 2 डिग्री। ठीक, ये कितना डिग्री हो गया, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, यहाँ देखिए CH3 CBr CH3, ये हो गया, ये कितना डिग्री है, तो ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ठीक ना। और 1 ब्रोमो ब्यूटेन क्या है, यहाँ ब्रोमो लगा दीजिए CH2
CH2 CH2 CH3, तो ये कितना डिग्री है? दिस इज 1 डिग्री हैलाइड। तो ये 1 डिग्री है, 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, और ये क्या है? ये है हमारे पास 0 डिग्री भी इसको बोल सकते हैं, ठीक ना। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? 0 डिग्री। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये बात तो समझ में आ गया। 1 डिग्री समझने के लिए क्या है भाई? तो वो कार्बन जिससे ये जुड़ा है, अगर जितना अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, इस कार्बन से अल्काइल ग्रुप कितना जुड़ा हुआ है? 1 जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये 1 डिग्री। इस कार्बन से अल्काइल ग्रुप कितना जुड़ा हुआ है? 1 2 3, इसीलिए ये 3 डिग्री होगा। जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, उस कार्बन से अल्काइल ग्रुप कितना जुड़ा हुआ है? 2 जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 डिग्री। और जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, उससे अल्काइल ग्रुप कितना जुड़ा हुआ है? 1 भी नहीं, तो ये कितना डिग्री है? 0 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया हमको? इस रीत से मतलब SN2 के लिए। अगर SN1 के लिए आएगा तो ये हो जाएगा। अब अगर पूछ दे कि SN1 के लिए सबसे ज्यादा कौन है, तो क्या बताइएगा? SN1 के लिए आपका ऑप्शन B हो जाएगा, और SN2 के लिए ऑप्शन C हो जाएगा। क्लियर? आगे देखते हैं। अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? अब ये डायरेक्ट की बात कर रहा है। जब आप अल्कोहल से आपने देख लिया कि अगर एल्काइल हैलाइड हम बना रहे हैं तो हम डायरेक्ट Cl2 का यूज नहीं करते हैं, यानी यही सही आंसर होगा। डायरेक्ट हम लोग Cl2 का यूज नहीं करते हैं। PCl5 का यूज होता है, HCl का यूज होता है, HCl Cl2 का, SOCl का, SlCl2 का यूज होता है। ये सब क्लोरीन को जनरेट करेगा, लेकिन डायरेक्ट क्लोरीन जो है वो क्लोरीन को जनरेट नहीं कर सकता है, ठीक ना, क्योंकि हमारा वहां डिसोसिएशन नहीं होगा और एक स्टेबल हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं। एनेंटियोमर कैसे भिन्न होता है? एक्चुअली ये इसको हम लोग इनांसियोमर्स बोलते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने पढ़ा है इनांसियोमर और डायस्टीरियोमर, ठीक ना। इनांसियोमर और डायस्टीरियोमर अगर एक दूसरे का मिरर इमेज सेम हुआ तो वो होगा इनांसियोमर, और अगर डिफरेंट होगा तो क्या बोलते हैं उसको? डायस्टीरियोमर बोलते हैं। तो ये किसको शो करता है? तो ध्रुवीकृत प्रकाश के घूर्णन को, यानी अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रोटेशन पर ये डिपेंड करता है। पीपीएल के रेस्पेक्ट हम लोग डी और एल, डेक्स्ट्रो और लिबो रोटेटरी निकालते हैं, उसमें हम लोग इनांसियोमर्स को पढ़ते हैं, इनांसियोमर और डायस्टीरियोमर को पढ़ते हैं, ठीक ना, ये ध्यान देना है। तो रोटेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, रोटेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, ये ध्यान देना है। इसके बाद 42, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया ईथर के निर्माण से संबंधित है? ईथर के निर्माण से संबंधित है, बहुत फेमस है। तो हम लोग यहां देखेंगे, सिंपल है, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है? RONA प्लस RX, ये क्या होता है? यहाँ हम लोग ड्राई ईथर का मीडियम लेते हैं, ठीक ना, तो ये क्या बन जाता है? R डैश प्लस NaX बन जाता है। इसका नाम क्या है? विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो विलियमसन सिंथेसिस में हम लोग किसका यूज करते हैं? तो ईथर के प्रिपरेशन के लिए हम लोग विलियमसन सिंथेसिस का यूज करते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अभिकर्मक 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण करता है बिना C डबल बॉन्ड C द्विआबंध को प्रभावित किए, ठीक है। अब यहां हम लोग जो देखते हैं CrCO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इसमें खास बात क्या है ना कि ये डबल बॉन्ड को चेंज नहीं करता है। क्या करता है? तो यहां अगर हम लोग देखें CH2OH
में अगर हम लोग CrO3 डालते हैं, ठीक है, क्रोमिक ऑक्साइड, अगर क्रोमियम ऑक्साइड मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है, RCH डबल बॉन्ड CH, CH2, CH2 नहीं, सॉरी, ये बन जाता है CHO, 2 नहीं होगा, ये क्या बन जाता है, ऐसे बन जाता है, एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है 1 डिग्री अल्कोहल के लिए, जिसमें C डबल बॉन्ड C को बिना चेंज किए। तो ऑप्शन क्या होगा, जलीय एसीटोन विलयन में CrO3, क्रोमियम ऑक्साइड इन किसमें, एक्वस एसीटोन सॉल्यूशन। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद बनता है जब फिनॉल क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक ना। इसमें हम लोग देखते हैं कि ये हमारा बनता है फिनॉल का रिएक्शन हम लोग CHCl3 प्लस NaOH के साथ कराते हैं, तो ये बन जाता है OH CH2Cl, CH2 नहीं, CHCl2, सॉरी, CHCl2, और इसका हम लोग जब H प्लस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा हमारा OH, और यह बन जाता है CHO। नाम इसका क्या है, सैलिसिलल डिहाइड। क्या नाम है इसका, सैलिसिलल डिहाइड, ठीक ना, ये ध्यान रखना है, सैलिसिलल डिहाइड, राइमर टाइमन रिएक्शन, ये रिएक्शन का नाम भी है राइमर टाइमन रिएक्शन। तो सैलिसिलल डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक। इस रिएक्शन में ये भी ध्यान दे, अगला क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि यहाँ कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जनरेट होता है। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो ड्यूरिंग रिएक्शन ये जनरेट होता है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। तो कौन कौन सा हो सकता है, ये एक चांस बनता है, ये एक चांस बनता है, ये तो बनेगा ही नहीं। लेकिन न्यूट्रल की बात हम करें, एल्डिहाइड तो नहीं बनेगा, और ये भी नहीं बनता है, CHCl2 ज्वाइन तो करता है, लेकिन जब ज्वाइन करेगा तो यहाँ एज ए इलेक्ट्रोफाइल ये जनरेट नहीं होता है। क्या होता है, तो CH आपका CCl2 और यहाँ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके आता है, तब ये एज ए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है इस रिएक्शन में। इसके जब हम लोग मैकेनिज्म को देखेंगे तो यहाँ पता चलेगा कि हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आगे देखें हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा अभिकर्मक एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक ना। निम्नलिखित में कौन सा अभिकर्मक एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक ना। तो एसीटोन के लिए जो टेस्ट नहीं देता हो, बेंजल्डिहाइड के लिए जो टेस्ट नहीं देता हो, यानी कीटोन और एल्डिहाइड का तो टेस्ट देता है लेकिन बेंजल्डिहाइड का नहीं देता है, कीटोन का जो टेस्ट नहीं देता है वो क्या है, फेहलिंग टेस्ट, फेहलिंग सॉल्यूशन। फेहलिंग टेस्ट जो होता है वो बेंजल्डिहाइड और एसीटोन के लिए कोई टेस्ट नहीं देता है, अभिक्रिया से कोई रिएक्शन नहीं करता है, ये टेस्ट ही नहीं देता, सिल्वर मिरर टेस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक ना। अब ये देखते हैं कि आयोडोफॉर्म का परीक्षण नहीं देता है, ठीक ना, आयोडोफॉर्म का परीक्षण नहीं देता है, ठीक। तो यहां पे हम लोग देखेंगे जिसमें लास्ट में पेंटेन 3,1, ठीक। तो आयोडोफॉर्म का जो टेस्ट नहीं देता है, एल्डिहाइड, इसमें हम लोग अल्फा H को देख लेते हैं खाली, बस सबका स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा कि C डबल बॉन्ड O, यहां देखिएगा आप खुद आइडेंटिफाई कर पाएंगे,
कि C डबल बॉन्ड O के बाद CH3 अगर हुआ तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा जिसमें मिल जाए। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे इथेनॉल CH3 CH2 OH, पेंटेन 2,1 CH3 CH2 CH2, ठीक, और 3,1, 1 2 3 4 5 3,1, तो 3 के लिए क्या होगा, तो हमको चाहिए लास्ट में आपका या तो एल्काइल ग्रुप O के साथ, ठीक ना, तो लास्ट में एक अल्काइल ग्रुप हमको चाहिए, तो ये हमारा जो आंसर आ जाता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, तो ऑप्शन हमारे पास यही होगा। पेंटेन 3,1 जो है दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होने के बावजूद बराबर एल्काइल ग्रुप है, इसके कारण ये क्या होगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ठीक ना, तो आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन, ये आयोडोफॉर्म के साथ इसका रिएक्शन नहीं होता। आयोडोफॉर्म का क्या है, CH(I3) के साथ, तो पेंटेन 3,1 जो है ये टेस्ट नहीं देता है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट पे अब आ गए। इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में सबसे अधिक अम्लीय कौन है, तो जितना -I होगा, -I इफेक्ट जितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा। अब ये इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं F F F, F का पोलराइजेशन देखिए अपने तरफ खींच रहा है ना इलेक्ट्रॉन को, C के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो इस पूरे ग्रुप का पोलराइजेशन किधर होगा, इधर, तो हाइड्रोजन उतना ही तेजी से बाहर निकल जाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, ये, इसके बाद कौन, ये, इसके बाद ये, और इसके बाद ये। यानी कि अगर ऑर्डर लिखा जाए, ऑर्डर ऑफ, यानी क्रम लिखा जाए, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर लिखा जाए तो क्या होगा, एक नंबर में आपका आएगा CF3COOH सबसे ज्यादा, CCl3COOH, उसके बाद CBr3COOH, और सबसे कम किसका होगा, CH3COOH का। ये हमारा ऑर्डर आ जाएगा। निम्नलिखित में किसका pKa का मान सबसे ज्यादा, अब ये ध्यान दीजिए, जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा pKa का मान उतना ही कम, तो pKa का मान अगर ज्यादा यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही कम। बात समझिए, Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ यानी कि जो हमारा अम्लीय जो गुण है वो Ka के समानुपाती होता है, और pKa इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ के, यानी अम्लीय क्षमता की ये क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब बताइए कि भाई pKa का मान सबसे कम, यानी ये पूछ रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा किसका, तो अब देखिए जितना एल्काइल ग्रुप बढ़ता चला जाएगा, pKa का मान कह रहा है सबसे कम, तो सबसे कम मतलब कि सबसे कम इसका मान होगा, यानी Ka का मान उतना ही ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा। तो यहाँ पे आप देखिए हम नंबर लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, एल्काइल ग्रुप का नंबर बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता चला जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कौन सा है, एल्काइल ग्रुप, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है, यानी अम्लीय क्षमता जो है वो घटता है एल्काइल ग्रुप बढ़ने के बाद। तो ये आ जाएगा 4 नंबर, ठीक है, ये आ जाएगा 3 नंबर, ये आ जाएगा 2 नंबर, ये आ जाएगा 1 नंबर।
तो pKa का मान सबसे कम कहाँ होगा? जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? 1 नंबर। क्लियर? अब आगे देखते हैं हम लोग। ये सब समझते चलना है, ये हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में बताते हैं, और यहाँ तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने बताया ही होगा। अब निम्नलिखित में कौन सा कार्बोनिल को CH2 में परिवर्तित करेगा? ठीक ना? तो यहाँ एक जो रिएजेंट है जो रिडक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं, खास करके किसके लिए? तो कार्बोनिल ग्रुप के लिए। कार्बोनिल ग्रुप के लिए कैसे भाई? तो RC डबल बॉन्ड O कीटोन है। अगर हमारे पास क्या लग गया है, अब मान लीजिए कि यहाँ Cl लगा है, तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर सकता है? ये ग्रुप अगर आ जाएगा तो ये ग्रुप, यही ग्रुप जब हम आएगा जिंक और मरकरी कंसंट्रेटेड HCl के साथ, तो ये हमारा बन जाता है RCH2Cl, यानी कार्बोनिल ग्रुप को क्या कर देगा? रिड्यूस्ड करके CH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो आंसर क्या होगा? ZnHg कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जिंक मरकरी का सोल्यूशन जो होगा वो रिड्यूस्ड करता है कार्बोनिल ग्रुप को एज ए CH2। ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन कार्बोनिल के लिए स्पेशली जो है हम लोग जिंक मरकरी सोल्यूशन का यूज करते हैं एसिडिक सोल्यूशन में, हाइड्रोक्लोरिक के सोल्यूशन में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सोल्यूशन में। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राथमिक एमीन है? प्राथमिक एमीन यानी प्राइमरी एमीन। अब आप ध्यान से देख लीजिए, पहले हम लोग इसके बारे में लिखते हैं तो शायद पता चल जाए ज्यादा बेहतर तरीके से। प्राइमरी एमीन का मतलब क्या होता है? RNH2, ठीक है, R डैश H R डैश R डबल डैश। ये है 1 डिग्री अमीन, ये है 2 डिग्री अमीन, ये है 3 डिग्री अमीन। अब इसको सॉल्व करिए आप, आपको खुद पता चल जाएगा। एमीन में यानी कि नाइट्रोजन के साथ जब एल्काइल ग्रुप लगेगा तो वो डिग्री इंक्रीज कराता है। अब टर्शियरी ब्यूटाइल CH3 यहाँ NH2, ठीक है। N मिथाइल, यहाँ N मिथाइल, N मतलब N से जुड़ा हुआ एक मिथाइल है और एक मिथेन एमीन है, यानी ये बोल रहा है CH3N CH3H, ठीक है। NN, अब इसके कहने का मतलब है कि इथेन एमाइन, डाई मिथाइल इथेन एमाइन, CH3 CH2N CH3 CH3, और ये है ट्राई मिथाइल एमीन CH3N CH3 CH3। अब सिंपल आपको ये देख के समझ में आ जाएगा यहीं पे कि ये है हमारा 3 डिग्री, ये है हमारा 2 डिग्री, ये है हमारा 3 डिग्री, तो बच क्या गया? ये है 1 डिग्री, क्योंकि NH2 ग्रुप जिंदा है। समझ लीजिए, समझ में आ गया? ये लाइन ये याद रखिएगा, यहीं से आपको पता चल जाना है। क्लियर? तो आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल क्षार है? ठीक, तो यहाँ एमीन के केस में, एल्काइल मिथाइल के केस में हमारा जो ऑर्डर आता है, मिथाइल के केस में आप एमीन अब चैप्टर पे आ गए हैं, तो जब एमीन चैप्टर पे आप आ गए हैं तो यहाँ जब मिथाइल के केस के लिए मिथाइल एमीन में जब आप जाएंगे तो यहाँ ऑर्डर आपको ऐसे मिलेगा देखने को। मिथाइल एमीन के केस के लिए ऑर्डर क्या होता है? तो CH3 का होल ट्वाइस N H ज्यादा, उससे कम होता है किसका? बल्कि ग्रुप के रिपल्सन के कारण यहाँ इसका बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाता है? थोड़ा सा कम पड़ जाता है। इसके बाद हमारा आता है किसका? तो CH3 NH2 का, और तब आता है NH3 का एल्काइल के साथ।
यही अगर हम मिथाइल के साथ, अगर हम लोग इथाइल के साथ करेंगे तो इथाइल में हमारा बाकी ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ अगर एनिलीन की बात करें तो एनिलीन में क्या होगा, लोन पेयर का यूज हम लोग बेंजीन रिंग में के पाई इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग में डीलोकलाइजेशन में यूज करते हैं, इसीलिए ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बेसिक चार्ज हो गया, सबसे कम ये हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम नंबर की बात करें तो ये हो गया हमारा 4 नंबर, ये हो जाएगा 3 नंबर, ये हो जाएगा 2 नंबर और ये हो जाएगा 1 नंबर। तो सबसे स्ट्रॉन्ग यही होने वाला है। आगे देखते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण यानी डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक ना, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन यानी कि पता है क्या होता है इसमें ना, हमारे साथ ये होता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन जो है वो एमीन में बहुत फेमस रिएक्शन है। ध्यान देना है यहाँ कि RCONH2 में क्या हो जाता है ना, डिग्रेड हो जाता है। किसमें? RNH2 में, प्राइमरी एमीन में चेंज हो जाएगा, 1 डिग्री एमीन में आ जाएगा। तो क्या डिग्रेड हो गया पता है, यहाँ पे ये डिग्रेड हो जाता है, ये वाला ग्रुप पूरा डिग्रेड हो जाएगा, बाहर निकल जाता है। इसीलिए इस रिएक्शन को खास बोला गया है कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, डिग्रेड हो गया यानी कि एक ग्रुप जो हो गया वो निकल गया। तो क्या है मतलब, एक प्राथमिक एमीन जिसमें एक कार्बन कम हो, एक एमाइड। अंतिम उत्पाद क्या है, अंतिम उत्पाद पूछ रहा है। अगर पूछता कि किसके साथ ये हो रहा है तो एमाइड। ध्यान दीजिएगा, किसके साथ ये रिएक्शन करता है ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, किसके लिए है तो एक एमाइड के लिए है। लेकिन पूछ रहा है कि अंतिम वो उत्पाद क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। एमाइड भी एक जगह पे सही है कि एमाइड के लिए ही हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होता है, लेकिन अगर पूछ दे कि अंतिम उत्पाद फाइनल प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, तो एक प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन जिसमें एक कार्बन कम हो। देखिए यहाँ पे देखिए, पता चल जाएगा कार्बन एक कम पड़ गया ना, तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ठीक, एक समान नंबर होगा नहीं, नाइट्राइल है नहीं, CN तो है नहीं इसमें, इसलिए। आगे देखते हैं हम लोग, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है और हम लोग इसमें स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस बताइए कौन होगा, KOH स्ट्रॉन्ग बेस का हम लोग यूज करते हैं। क्या क्या, तो Br2KOH, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में रिएजेंट याद रखिएगा, Br2KOH। आगे देखते हैं हम लोग, प्रोटीन की इकाई कौन सी है, विच इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन भाई किससे बना है, सबसे पहले हम लोगों ने तो ये पढ़ ही लिया है, एमिनो एसिड से। किससे, अल्फा एमिनो एसिड्स, अल्फा एमिनो एसिड्स। क्लियर। अब एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है, ठीक ना, तो ए का जो नाम है वो है रेटिनॉल, बी का बी कॉम्प्लेक्स, ठीक ना, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल नाम है, कैल्सीफेरॉल नाम है, और जो सी है उसी का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट के भंडारण का रूप कौन सा पॉलीसेकेराइड्स है, तो जिसका बायो से रिलेशन होगा, जिन स्टूडेंट का बायो होगा उनको तो ये सब चीज बेसिक एकदम पता होगा। सेलुलोज भी है और स्टार्च भी है, लेकिन कह रहा है कि भंडारण के लिए, यानी कि कौन सा है स्टोरेज के लिए, तो स्टोरेज कौन सा है, स्टार्च है। क्या है, स्टार्च है। अब पेट में प्रोटीन का कौन सा एंजाइम पचाता है, पेट में प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है, तो यहाँ एक ही चीज है, पेप्सिन। कौन सा एंजाइम,
पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है वही एंजाइम। इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है? तो नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्टार्च इज द नेचुरल पॉलीमर। स्टार्च इज द नेचुरल पॉलीमर। इसके बाद थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब प्लास्टिक जो होता है वो थर्मोसेटिंग की बात हो रही है। थर्मोसेटिंग का मतलब क्या हो गया कि एक बार जब हम उसको किसी शेप में डाल दिए, अब वो फिर दोबारा शेप में उसको नहीं डाला जा सकता है। एक बार फिक्स हमने कर दिया, अब उसको डिस्ट्रॉय ही करना पड़ेगा, फिर से वो रीगेन नहीं किया जा सकता है। उस टाइप का प्लास्टिक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं हम लोग बेकेलाइट। क्या बोलते हैं? बेकेलाइट। बेकेलाइट जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। बेकेलाइट इज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, याद रखिएगा। एक बार यूज खत्म। जो हार्ड टाइप का जो फाइबर होता है ना, हम लोग उसको मेल्ट करके फिर से रीगेन नहीं कर सकता है, उसको हम लोग बेकेलाइट बोलते हैं। इनमें से कौन सा समबहुलक है? समबहुलक। समबहुलक मतलब क्या हो गया कि दोनों तरफ जो समान पार्ट होगा, ठीक ना, तो समान जो पार्ट होता है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम लोग पीवीसी बोलते हैं। पीवीसी याद रखना है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो समबहुलक होता है। अब ये सब रटने वाला है, इस तरह जनरल आप ट्रेंड में आप समझिएगा तो बस। अब इलास्टोमर। इलास्टोमर का मतलब क्या हो गया ना कि जिसको हम लोग क्या कर सकते हो, लंबा कर दे, छोड़ दे, फिर अपने साइज में आ जाए, शेप में आ जाए। जैसे हम लोग रबर यूज करते हैं ना, तो वो क्या है? इलास्टोमर। तो इलास्टोमर जो हम लोग एज ए रबर यूज करते हैं वो क्या है? ब्यूना एन है, बुना एन, ठीक ना। बुना एन जो है वो इलास्टोमर है। क्या है? इलास्टोमर। इनमें से कौन सा कृत्रिम मिठास प्रदान करने वाला पदार्थ है? कृत्रिम, ध्यान देना है, नेचुरल नहीं बोल रहा है, आर्टिफिशियल। तो अब आर्टिफिशियल जो स्वीटनर का काम करता है, ग्लूकोज नेचुरल है, फ्रुक्टोज नेचुरल है, सुक्रोज नेचुरल है। अब बच गया एस्पार्टेम। तो एस्पार्टेम कहाँ मिलाया जाता है पता है? एस्पार्टेम मिलाया जाता है, ये चीनी से लगभग 10 गुना ज्यादा मीठा होता है। और ये हम लोग जो शुगर फ्री यूज करते हैं ना, शुगर फ्री जो मार्केट में मिलता है टैबलेट, वो सब क्या है? एस्पार्टेम मिलाया जाता है उसमें, एस्पार्टेम का ही है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। क्लियर? दर्द कम करने के लिए कौन सी दवाई प्रयोग की जाती है? दर्द कम करने के लिए तो देखिए, एंटीपायरेटिक्स जो है ये पेट वगैरह के लिए, ट्रैंकुलाइजर जो होता है वो दिमागी हालत जिसका ठीक नहीं होगा, डिप्रेशन में जो होगा, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। एंटीबायोटिक का यूज एंटीबैक्टीरियल है, ठीक है। एंटी फंगल ये है, एंटीपायरेटिक पेट में ये है ना, अगर बुखार वगैरह होगा तो हम लोग एंटीपायरेटिक का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन दर्द में हम लोग किसका यूज करते हैं? एनाल्जेसिक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एनाल्जेसिक का यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग देखें इनमें से कौन सा खाद्य परिरक्षक नहीं है? इसमें से कौन सा खाद्य परिरक्षक नहीं है? अब देखिए, पैरासीटामोल, एक बार कुछ नहीं, सोडियम बेंजोएट है, सॉर्बिक एसिड है, पोटेशियम बाइसल्फाइड, मेटाबाइसल्फाइड ये है। और पैरासीटामोल जो है एज ए हम लोग क्या यूज करते हैं? पैरासीटामोल बुखार में यूज होता है, खाद्य परिरक्षक के लिए नहीं, खाने को प्रिजर्व करने के लिए, फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में इसका यूज नहीं होता है। तो आंसर होगा डी। कठोर जल में सफाई के लिए, अब ध्यान दीजिए, सॉफ्ट अगर वाटर है उसमें हम लोग साबुन का यूज करते हैं, लेकिन हार्ड वाटर होगा तो उसमें क्या होगा? डिटर्जेंट का यूज होता है। किसका यूज होता है? उसमें डिटर्जेंट का यूज होता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? डिटर्जेंट होगा। इसके बाद हम लोग बात करें निम्नलिखित में कौन सा कथन सेल में अक्रिय इलेक्ट्रोड के बारे में सही नहीं है?
ठीक ना। तो ये कह रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रोड है, तो ये इलेक्ट्रोड ही इनर्ट इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड? अक्रिय इलेक्ट्रोड। तो अक्रिय इलेक्ट्रोड है तो यह अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ठीक है, सही बात है। यह ऑक्सीकरण अपचयन के लिए सतह ऑक्सीकरण या सतह प्रदान करता है, ठीक। ये रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए सतह प्रदान करता है, ठीक। यह इलेक्ट्रॉन के चालन के लिए सतह प्रदान करता है, बारे में सही नहीं है। ये रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए सतह प्रदान करता है, ठीक। तो यहाँ हम लोग इसको सही मानेंगे। यह ऑक्सीकरण या उपचयन, एक मिनट रुक जाइए, इंग्लिश से क्लियर होगा। आइदर ऑक्सीडेशन और फॉर रिडक्शन, प्रोवाइड सरफेस आइदर फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इस क्वेश्चन में, यहाँ बी भी होगा और डी भी होगा, ये ध्यान देना है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो गड़बड़ कर रहा है, ठीक। लेकिन ज़्यादा अगर सटीक अगर बात किया जाए तो यहाँ दूसरा कुछ मीनिंग इसका हो सकता था, यहाँ कुछ मिसप्रिंट होगा, हो सकता है ये आंसर होगा, आंसर इसका डी होगा। अब एक चतुष्कोणीय क्रिस्टल में चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय का मतलब क्या हुआ? टेट्रागोनल क्रिस्टल में क्या होगा? तो टेट्रागोनल क्रिस्टल में, क्रिस्टल सिस्टम में आप आइएगा तो A इज इक्वल टू बी, नॉट इज इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री का, ठीक ना। चतुष्कोणीय, अल्फा बीटा गामा 90, A इज इक्वल टू बी, नॉट इज इक्वल टू सी, ठीक। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एक आदर्श विलयन के लिए गलत है। आदर्श विलयन के लिए ये सही होता है, आदर्श विलयन के लिए ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक ना। तो क्या गलत है? तो डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए, यहाँ जीरो तो इक्विलिब्रियम के लिए होता है। तो आंसर कौन होगा? आंसर डी होगा। एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ग्राफ प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग यहाँ रेट, ये क्या है? रेट है ना, और यहाँ कंसंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है? रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 0, फर्स्ट कोटि। और इसके लिए अगर हम निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा? तो रेट और कंसंट्रेशन के बीच में, कंसंट्रेशन के बीच में, तो क्या हमारे पास ग्राफ आएगा? यहाँ देखिए, अगर हम लोग देखें तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। तो c यहाँ हमारे पास क्या है? c इंटरसेप्ट की बात कर रहा है, ठीक। और यहाँ कंसंट्रेशन जो है वो किसके रेस्पेक्ट में? तो रेट और कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में हमारे पास बात किया जा रहा है। तो उस कंडीशन में जो ग्राफ आता है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं तो ग्राफ आता है हमारा ये वाला। इसके लिए तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास यही आता है ग्राफ की एकदम स्ट्रेट लाइन में। सी जो होता है आई का वैल्यू कुछ होगा और एकदम स्ट्रेट लाइन में, यानी कि रेट जो है वो कंसंट्रेशन के क्या हो जाएगा? एकदम कांस्टेंट हो जाएगा। रेट और कंसंट्रेशन अब बढ़ाइए घटाइए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा? नियत रहेगा। तो ये ग्राफ हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आज हमने पूरे क्वेश्चन को, यानी कि 70 क्वेश्चन आपका जो ऑब्जेक्टिव था बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर का, हम लोगों ने मिलकर सॉल्व किया है। उम्मीद है कि आपको ये ठीक लग रहा होगा। आगे हमने ये भी कोशिश किया है कि इससे रिलेटेड अगर आसपास का कोई क्वेश्चन आए तो आप इसको बना लें, तो इनको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। और जो भी दिक्कत होगा, जो भी इसमें सुझाव आपको देना होगा, हम लोग अगला जो वीडियो लेके आएंगे उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।